Hello and welcome everyone. I am SK Nigam, your chemistry teacher, and in today's session we would be learning some concepts of electrochemistry of NCERT class 12th. So in today's session we will consider 5 topics. The first one is resistance, second is resistivity, third is conductance, fourth is conductivity, and the last topic of today's session is molar conductivity. All topics are very interesting, so let's move towards the explanation. पहला टॉपिक हमारा आज का है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस ऑफ एनसीईआरटी. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन. सो बिफोर गोइंग इन डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस के बारे में आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता है, अपने क्लास 10th में फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है. रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से लिखते हैं. And resistance is actually a kind of opposite dragging force in flow of the electric current. Means electric current जब flow करती है तो उसको जो frictional force लगता है या जो उसको opposite dragging force लगता है या hindrance जो लगता है उसको flow करने में, उसको हम resistance बोलते हैं. Okay? तो resistance किन किन चीज़ों पे depend करता है. Resistance mathematically it is directly proportional to the length of the wire and it is inversely proportional to the area of cross section. तो अगर हम दोनों को collectively लिखते हैं तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A हमारा फॉर्मूला बनेगा. ओके, नाउ वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस है. L हमारा लेंथ ऑफ द वायर होगा, लेंथ ऑफ द वायर या लेंथ ऑफ द कंडक्टर जिसकी भी बात करें, और A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके, ये हो गया. नाउ जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप हटाते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा जिसको हम रो कहते हैं. इट इज़ रो and it is specific resistance या फिर इसका एक नाम है resistivity. Okay, so this is specific resistance or resistivity and this is proportionality constant and this is the overall formula. Means अगर इसको आप साफ लिखेंगे तो ये बनेगा resistance is equal to rho L upon A, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length and A is the area of cross section. ओके, सो अब बात करते हैं इसकी यूनिट की. तो आपको पता है लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर. रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम. ये आपने सब क्लास 10th में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है. ओके, अब हम बात करेंगे कि ये रो की यूनिट क्या होगी, रो की यूनिट और रो की डेफिनेशन क्या होगी. तो चलते हैं रेजिस्टिविटी पे. ये तो हो गया रेजिस्टेंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी is written by rho. It is slightly italicized P. It is rho, and with the help of this formula R is equal to rho L by A. अगर हम यूनिट निकालना चाहें रो की तो हम कैसे निकालेंगे. रेजिस्टेंस की होती है ओम, देन रो, देन मीटर एंड देन मीटर स्क्वायर. मीटर इज द लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ, एंड मीटर स्क्वायर इज द लेंथ, यूनिट ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. मीटर को इधर भेजोगे तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर. ये इसकी यूनिट बन जाएगी किसकी, रेजिस्टिविटी की. दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी. ओके, नाउ डेफिनेशन क्या होगी इसकी. अगर हम कहें रेजिस्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करोगे, तो रेजिस्टिविटी इज़ द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो जब ये सब चीज़ें 1 हैं तो ये ओवरऑल R किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा. इट मीन्स रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज़ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 1 मीटर स्क्वायर. So this is all about the resistance and the resistivity, and with the help of these two, resistance and resistivity, we will discuss the concept of conductance. Now the next heading is conductance. What is conductance? तो conductance mathematically, कंडक्टेंस को हम अपनी एनसीईआरटी में कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली कैपिटल G इज़ इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का ये क्या है, रेसिप्रोकल है. ओके, तो जैसा अगर मैथमेटिकली कहें कि रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का, तो इसी हिसाब से इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जैसे रेजिस्टेंस क्या था, ये एक अपोजिट ड्रैगिंग फोर्स था या फ्रिक्शनल फोर्स था, करंट को फ्लो करने में हिंडर पैदा करता था.
तो इसका अपोजिट हो जाएगा कंडक्टेंस में। कंडक्टेंस का मतलब इट इज़ अ ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, कितनी आसानी से करंट फ्लो करती है। ओके, अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। यूनिट क्या होगी? तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ओम और इनवर्स रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, तो ये हो जाएगी ओम इनवर्स। ओके, तो इसको हम ओम इनवर्स लिखते हैं। इसकी दूसरी यूनिट होती है, इसको हम मो लिखते हैं। तो ओम इनवर्स पहली यूनिट, दूसरी हो गई मो, एंड तीसरी है, इसको हम कैपिटल एस से लिखते हैं जिसका नाम है सीमेंस या साइमेंस, जो भी आपको सुटेबल लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी, ओम इनवर्स, मो या साइमेन या सीमेंस। ओके, तो ये तो हो गया कंडक्टेंस। अब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानेंगे, तो आपको यूनिट समझ में आ गई होगी एसआई यूनिट। अब आगे बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो आर का फॉर्मूला इससे पहले हमने पढ़ा, अगर आपको ना याद हो आप रिवर्स करके देख लीजिए। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा था रो एल अपॉन ए, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी रो एल अपॉन ए। एल अपॉन ए को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा रो 1 अपॉन रो, और ये हो जाएगा ए अपॉन एल। ओके, यही तो बनेगी इसकी इक्वेशन। तो कैपिटल जी इज इक्वल टू, दिस इज 1 upon rho, and rho is the constant term. It depends on the nature of that particular material जिसका ये बना हुआ है। तो ये 1 upon rho, अगर 1 को आप किसी कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो एक अनदर कांस्टेंट आएगा, और इसको यहाँ पर हमने स्मॉल k से लिखा हुआ है जिसको हम कप्पा बोलते हैं। तो k इंटू ए बाई एल, ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया किसका? कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस इक्वल टू k ए बाई एल, जहाँ पर g क्या है हमारा? ये कंडक्टेंस है, दिस इज कंडक्टेंस, दिस इज कप्पा, एंड इट इज़, जैसे वहाँ पर आर के साथ रो था तो हमने इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोला था, तो ये कंडक्टेंस है तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाएगा। दिस इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर इसका एक और सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। जैसे वहाँ पे हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी। तो दिस इज कप्पा, इट इज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या मैंने क्या नाम बताया इसका? कंडक्टिविटी, ए अपॉन एल। ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, कंडक्टिविटी पे आ जाएंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी दैट इज़ कंडक्टिविटी। इट इज़ कंडक्टिविटी, एंड इसको हमने के से लिखा हुआ है। फॉर्मूला हम फिर से लेंगे वही, कैपिटल जी जो कि कंडक्टेंस है, के इंटू ए बाई एल, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसकी यूनिट निकालेंगे पहले कि कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो हमें पता है इसको हम साइमन से लिखते हैं या ओम इनवर्स या मो से लिखते हैं। के हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर हो जाएगा, कैंसिल कर दीजिए, मीटर को इधर भेज दीजिए, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीमेन अपॉन मीटर मीन्स सीमेन मीटर इनवर्स। ओके, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर इसकी यूनिट एक और क्या बनेगी? साइमन पर सेंटीमीटर, या फिर आप चाहो तो इसको ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो, या आप ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ऐसे लिख सकते हो, या फिर मो इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो। बहुत सारी यूनिट इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पर बेसिकली हम कंडक्टिविटी की साइमन पर मीटर स्क्वायर या सीमेन पर मीटर स्क्वायर या नॉट स्क्वायर, पर सेंटीमीटर एंड पर मीटर में लिखेंगे। ओके, तो ये इसकी यूनिट बनेगी किसकी? कंडक्टिविटी की। ओके, तो मुझे लगता है कंडक्टिविटी की यूनिट भी आपको समझ में आ गई। क्या हो जाएगी? सीमेन पर मीटर या सीमेन पर सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन जैसे हमने रेजिस्टिविटी की बनाई थी, अगर हम ये 1 मीटर स्क्वायर रखें, लेंथ भी 1 मीटर रखें, तो जी इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये कब होगा? जब लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। मीन्स कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल in which the length of that conductor or material is 1 meter and the area is meter square. Okay, so this is all about the conductivity, definition of conductivity. तो ये तो हो गया, 4 टॉपिक अभी आपने पढ़े, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर एक टेबल है जो हमने क्लास 12th के ही फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट में भी देखी थी। ये है द वैल्यूज़ ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सम सेलेक्टेड मटेरियल एट 298.15 केल्विन। तो यहाँ पर देखिए कंडक्टर्स लिखे हैं, ये सारे कंडक्टर्स की वैल्यूज़ हैं, फिर इंसुलेटर्स हैं, फिर सेमी कंडक्टर्स हैं। तो इसकी रेंज हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि कब हम कंडक्टिविटी के हिसाब से, कंडक्टिविटी की वैल्यू के हिसाब से हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। तो इनकी यहाँ पे कैटेगरीज हैं। अब बात करते हैं
कि ये कंडक्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, तो कंडक्टिविटी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इट इज़ ऑल्सो मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक कि जो मैग्नीट्यूड है कंडक्टिविटी की, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगी। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द मेजरमेंट्स आर मेड। किस टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे ये मेजरमेंट लिया जा रहा है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। देन ऑन दिस बेसिस मटेरियल्स को हम क्लासीफाई करते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी, जो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है। ओके, तो जनरली मेटल्स, सारे के सारे मेटल्स कंडक्टर होंगे, और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंडक्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो मोल्डन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में कंडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं, या फिर ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिज़ोल्व करते ही डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में। ओके, फिर बात करते हैं कि कंडक्टर्स, इनकी कंडक्टिविटी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। इंसुलेटर्स की बहुत कम होती है, देखिए 10⁻⁻⁻ में दी हुई है। सेमीकंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच की कंडक्टिविटी रखते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। ओके, अब आती है बात, एक टर्म है यहाँ पे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर के बारे में भी आपकी बुक में ही मिल जाएगा। सुपर कंडक्टर, ये सुपर कंडक्टर यहाँ पे मेंशन है आपकी एनसीईआरटी में। ओके, अब ये सुपर कंडक्टर्स की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है, वो आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर। हाँ, सुपर कंडक्टर्स बाय डेफिनेशन हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। मींस ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो, और इसकी अगर रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी मीन्स कप्पा क्या हो जाएगा, बिकॉज कप्पा इज़ इनवर्सली, कप्पा इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। के इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, जो हमने इससे पहले डेरिवेशन में देखा था। ओके, तो कप्पा है क्या? कप्पा इज़ 1/ρ। तो अगर रेजिस्टिविटी ज़ीरो है तो किसी को अगर आप 1 को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो इनफाइनाइट आता है, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। ओके, तो ये हो गया आपका सुपर कंडक्टर्स के बारे में। सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी जीरो रेजिस्टिविटी होती है या इनफाइनाइट कंडक्टिविटी होती है। अब कंडक्टेंस को हम दो कैटेगरी में फिर से कैटेगराइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कैरियर्स। ऑन जिस बेसिस पे आप कह रहे हो कि इसके कैरियर इलेक्ट्रॉन है या आयंस है, देयर आर ओनली टू काइंड ऑफ द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड द सेकेंड वन इज़ फ्री आयंस। दो ही कैरियर हो सकते हैं, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या तो फ्री आयंस होंगे। तो इन द केस ऑफ मेटल्स के केस में जो कंडक्टेंस उसको मेटॉलिक कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। और मेटल्स, एक यहाँ लिखा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल्स इज कॉल्ड मेटॉलिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें कैरियर कौन है? मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेटॉलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो रही है। अब बात करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन किए हुए हैं। कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, पहला पॉइंट। दूसरा है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड तीसरा है टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, मतलब मेटल के अंदर जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, या जितना इलेक्ट्रॉन्स उसके लूजली हेल्ड होंगे, उतने ही आसानी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ओके, तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से कि जो स्ट्रक्चर है मेटल का, यह बहुत ही कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को जंप करके मूव कर पाना मुश्किल होगा, तो वो जल्दी मूव नहीं कर पाएगा और कंडक्टिविटी इसकी लो हो जाएगी। तो स्ट्रक्चर यानी कि नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे उतनी ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी। थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, टेम्परेचर, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम अभी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये तो तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या मेटॉलिक कंडक्टेंस डिपेंड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट की। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्टर्स दो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस। तो अभी हमने जो मेटॉलिक कंडक्टेंस पढ़ा है उसमें कंडक्टर कौन था? इलेक्ट्रॉन था। अभी अगर मैं कहूँ कि NaCl को आप पानी में डिज़ोल्व करिए, वाटर में डिज़ोल्व करिए और इलेक्ट्रिक करंट पास करिए, तो इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगी। ये सब आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है
कि अगर डिस्टिल वाटर या वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की एक हेडिंग थी क्लास 10th में, जिसमें ये बताया गया था कि आप जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हो उसमें थोड़ा सा एसिड डाल देते हो जिससे कंडक्टिविटी बढ़ जाए, क्योंकि जो डिस्टिल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर डजंट हैव एनी आयन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट उसमें कंडक्ट नहीं होती है और इलेक्ट्रोलिसिस वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर आपने पानी में NaCl डाल दिया तो या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बिकॉज आयंस फ्री हो जाएंगे। ओके, तो हम बात करते हैं कि अगर हमने किसी वाटर में, लिक्विड में कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, अब हमने उसमें करंट पास की, करंट पास करने के बाद अब जो कंडक्टिविटी होगी उसको हम उस कंडक्टेंस को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस का नाम देते हैं और या आयनिक कंडक्टेंस का नाम देते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट है। आयनिक कंडक्टेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयंस फ्री हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी कर रहे हैं। आयंस ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उसमें इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने के लिए। ओके, इसलिए इसको हमने आयनिक कंडक्टेंस का नाम दिया। अब ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? द फर्स्ट वन इज़ द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया है? इलेक्ट्रोलाइट भी आपने 2 तरीके के पढ़े हैं क्लास 11th में, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब जो लगभग 100% डिसोसिएट होते हैं व्हेन दे डिसॉल्व इन द वाटर, एंड वीक वो होते हैं जो पार्शली डिसोसिएटेड होते हैं। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ऑब्वियसली उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। देन साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड दियर सॉल्वेशन। ये एक्चुअली 2 पॉइंट है, साइज ऑफ द आयंस एक अलग पॉइंट है, सॉल्वेशन एक दूसरा पॉइंट है। तो आयंस का साइज जितना छोटा होगा वो उतनी आसानी से मूव करेगा। ओके, तो आयंस की साइज, देन सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब आप ग्रेजुएशन में डिटेल में पढ़ेंगे, डेबाई-हैकल थ्योरी एंड देयर वेरियस अदर थ्योरी जो आपको डिफाइन करके बताएगी। सॉल्वेशन भी बहुत ज़्यादा है तो भी ये हिंड्रेंस पैदा करता है, बिकॉज वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसको मूव करने में हिंड्रेंस डेवलप करेंगे, बिकॉज दे पुल द आयंस बैक और आयन आगे की तरफ मूव करना चाहेगा। तो इस तरीके से सॉल्वेशन इज़ ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे है? अगर नेचर सॉल्वेंट अगर बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख रहा है, इसका मतलब है कि वो आयंस को डिसोसिएट करने में कैपेबल होगा, ये हमने भी पढ़ा हुआ है इसको भी। एंड विस्कोसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, मीन्स आयंस को मूव करने में दिक्कत ज़्यादा होगी। देन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑब्वियसली कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। एंड द लास्ट वन इज़ टेम्परेचर। इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज इन द केस ऑफ मेटालिक कंडक्टेंस हमने क्या देखा था? इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं दोनों में, यहाँ पर लिख रहा है कि ये टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मोबिलिटी आयंस की बढ़ेगी, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इसका बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं मेटालिक कंडक्टेंस में तो ये घटता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर द कैरियर, एंड इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द एटम्स ऑन इट्स ओन पोजिशन स्टार्ट वाइब्रेटिंग, एंड बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशंस दे हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जंप करके ट्रैवल करता है, तो अगर एटम अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को जंप करके ट्रैवल करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये जो कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, ये घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ। ओके, तो हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे, दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। जो भी चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो, और मेरे अगर लेक्चर्स आपको अच्छे लगते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, लाइक करके शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी निकालने की। तो कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको कंडक्टिविटी निकालनी है तो इट इज़ 1/ρ। रो पता है तो कंडक्टिविटी मिल जाएगी। और रो कैसे पता चलेगा? रो पता चलाने के लिए आपको रो पता लगाने के लिए क्या करना होगा? रेजिस्टेंस का पता लगाना होगा, बिकॉज R इज इक्वल टू रो L/A। तो इस तरीके से आप रो का पता लगा लेंगे। पर अगर कोई मेटालिक वायर है तो उसका रो पता लगाना यानी कि R पता लगाना, अगर आप रो पता लगाना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए? रेजिस्टेंस चाहिए होगा, तो आप पता लगा सकते हो उसका। जैसे एक वायर है ना, वायर की आपको लेंथ पता होगी, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होगा, तो अब R अगर आपको मिल जाएगा तो रो मिल जाएगा। R कैसे मिलेगा? R को पता लगाने के लिए आपने फिजिक्स में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस ब्रिज में हमें पता होता है कि इसमें एक अननोन होता है, बाकी 3 हमें नोन होते हैं, और P/Q इज इक्वल टू R/S का हम फॉर्मूला लगा के हम यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस का पता लगा लेते हैं। अगर हमें अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो हमें रो का पता भी चल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया हमारा जनरल डिस्कशन कि अगर कोई मेटल वायर होता तो हम कैसे रो का पता लगाते। रो पता लगा लेते तो हम कंडक्टिविटी का पता लगा लेते, बिकॉज
1/ρ इज़ कंडक्टिविटी। ओके, अब है बात कि कोई अगर सोल्यूशन है तो उसकी हम कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि कंडक्टिविटी के लिए अगेन हमें रो चाहिए, और रो हमें कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस से पता चलेगा। रेजिस्टेंस के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज तो समझ में आता था मेटल से केस में कि आपने व्हीटस्टोन ब्रिज को कनेक्ट कर दिया, बट हम किसी सोल्यूशन को कैसे कनेक्ट करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में। दे आर टू प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम अराइज होगी हमारे सामने जब हम किसी भी मतलब सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं या उसका रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं। दो प्रॉब्लम अराइज होगी जो कि आपके बुक में मेंशन भी है। कहाँ ये, however for measuring the resistance of an ionic solution we face two problems. Firstly, passing direct current changes the composition of the solution because DC जब आप पास करते हो, डायरेक्ट करंट पास करते हो किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में, तो वो डिसोसिएशन करता है। आयंस डिसोसिएट हो जाए, मतलब कंपाउंड डिसोसिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी भी वेरी करेगी। सेकेंडली, अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड to the bridge like a metallic wire or other solid conductor because it has no end। सोल्यूशन का कोई एंड तो होता नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या चाहिए, दो एंड से तो आप कनेक्ट करोगे, तो वो एंड तो होते नहीं सोल्यूशन में, क्योंकि वो तो लिक्विड है। तो दोनों के भी यहाँ पे सोल्यूशन दिए गए हैं। फर्स्ट डिफिकल्टी इज रिजॉल्व बाय यूजिंग एन अल्टरनेटिंग करंट दैट इज AC सोर्स ऑफ पावर, एंड द सेकेंड प्रॉब्लम इज रिजॉल्व बाय यूजिंग ए स्पेशली डिजाइन वेसल जिसको हम कंडक्टिविटी सेल का नाम देते हैं। यहाँ पे दो सेल बने हुए हैं और ऐसे बहुत सारे सेल बन सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस सेल का इस्तेमाल करना चाहते हो। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंडक्टिविटी सेल बना के दिखाए गए हैं। अब इन कंडक्टिविटी सेल में होता क्या है, एक इम्पेटिव वेसल होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि प्लैटिनम के होते हैं, बिकॉज प्लैटिनम हमें पता है नोबल मेटल होता है, रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, इन्वॉल्व नहीं होता रिएक्शन में, इसलिए हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को लिया है। तो एक डिज़ाइन ये है, एक डिज़ाइन ये है। तो आपको देखो व्हीटस्टोन ब्रिज वाली प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती दिख रही होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोड्स आपको दिख रहे हैं। तो आप यही दोनों इलेक्ट्रोड्स आप दोनों व्हीटस्टोन ब्रिज में दोनों टर्मिनल को अटैच कर देंगे। तो एक प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गई, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, DC की। तो DC की बजाय हम इसमें AC करंट पास करेंगे, जिससे कि हमारी दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अब प्रॉब्लम एक और अराइज होती है कि अब हर एक कंडक्टिविटी सेल का जो लेंथ और एरिया का जो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज फॉर्मूला क्या है हमारा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A, ये हमारा फॉर्मूला है। हमें चाहिए रो के लिए चाहिए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के लिए हम इसको अगर कंडक्टिविटी सेल को अगर हमने कनेक्ट किया व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो हम रेजिस्टेंस तो निकाल लेंगे, पर लेंथ एंड एरिया, ये दो प्रॉब्लम हमारे पास फिर से खड़ी हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी सेल, जैसे मान लेते हैं हमने कहा कि यही एक कंडक्टिविटी सेल जो आपके बुक में बना हुआ है कि यहाँ पे एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एक यहाँ पे है, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसी को हम L बोलते हैं। ओके, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। यानी हर एक सेल का, हर एक कंडक्टिविटी सेल का L/A जो होगा वो फिक्स होगा, और इसी L/A को हम सेल कांस्टेंट का नाम देते हैं, बिकॉज किसी भी कंडक्टिविटी सेल का जो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस उसकी ना आप वैरी कर रहे हो, लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड वैरी भी नहीं कर रहे हो, ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है बिकॉज वो प्लैटिनम है। तो सेल कांस्टेंट, एक नया टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ कि जो L/A है वो क्या है, सेल कांस्टेंट है। किसका होगा, कंडक्टिविटी सेल का, जहाँ पे लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स है। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो ये L/A एक नया यहाँ पे टर्म है जिसको हमने क्या नाम दिया, सेल कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ गई। इसकी वजह से ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारा हो गया रो इंटू सेल कांस्टेंट। अब हम कहें कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट एक तो फॉर्मूला आपने यहाँ देखा ये L/A है, दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू 1/ρ हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू 1/ρ। एंड 1/ρ क्या होता है, तो इधर पहले आपने पढ़ा है क्या होता है 1/ρ, कंडक्टिविटी याद है। सेल कांस्टेंट को आपके NCERT में J एस्टेरिक से लिखा हुआ है, तो इट इज J एस्टेरिक इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू कप्पा, कप्पा मीन्स कंडक्टिविटी। तो हमारा ओवरऑल फॉर्मूला एक यहाँ पे नया बन गया जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कंडक्टिविटी। ओके, यानी कि G एस्टेरिक इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू कप्पा। G एस्टेरिक क्या है, ये हमारा सेल कांस्टेंट जिसको हम इससे लिखते हैं L/A से लिखते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है L/A। J एस्टेरिक इज द L/A इज इक्वल टू
R into K, where R is the resistance, K is the conductivity, and G is the cell constant. And G asterisk is also a kind of constant term. Means अगर आपको ये G asterisk मिल गया, व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने इस सेल को कनेक्ट किया तो रेजिस्टेंस भी मिल गया, और इसके हिसाब से आपने उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडक्टिविटी निकाल ली। अब ये सेल का हम G asterisk निकालते कैसे हैं, इसके लिए भी आपको तरीका बताया गया है। ओके, तरीका क्या बताया गया है कि इस G asterisk को निकालने के लिए, जो G asterisk का जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा, G asterisk इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस। अगर आपको ये चाहिए तो रेजिस्टेंस भी निकालना होगा और कंडक्टिविटी भी निकालना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिविटी सेल, जो कंडक्टिविटी सेल है, इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर हम एक ऐसा सोल्यूशन भरते हैं, जैसे कि मान लेते हैं KCl भरा, और उस KCl का अगर आप इस बुक में देखिए तो KCl में कंसंट्रेशन के साथ साथ कंडक्टिविटीज़ दी गई हैं। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम कंसंट्रेशन का है, और जो तीसरा, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, पूरे जो बाकी के 4 कॉलम हैं वो सब आपको कंडक्टिविटी के कॉलम दिख रहे हैं। यानी कि अगर आप इसके अंदर KCl, नॉन कंसंट्रेशन की KCl भरते हैं तो आपको उसमें कंडक्टिविटी पता होती है। फिर आप इसी सेल को जाके व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करोगे और क्या मिल जाएगा आपको, रेजिस्टेंस मिल जाएगा, जिससे आपने क्या निकाल लिया, इस सेल का सेल कांस्टेंट निकाल लिया। मींस किसी भी कंडक्टिविटी सेल का सेल कांस्टेंट निकालना बहुत आसान है। क्या करना होगा, किसी नॉन कंडक्टिविटी के सोल्यूशन को आप भरिए और उसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करिए, जिससे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हैं, एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल भी हैं, जो आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट निकालने के लिए हमें कंडक्टिविटी चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। कंडक्टिविटी हमें ऑलरेडी पहले से नोन है KCl की, हमने उसी सोल्यूशन के इसके अंदर भरा है, व्हीटस्टोन ब्रिज में देन कनेक्ट किया, क्या निकाला, रेजिस्टेंस निकाला, मल्टीप्लाई किया, सेल कांस्टेंट मिला। मींस अब इस सेल का सेल कांस्टेंट तो वेरी नहीं करेगा ना, बिकॉज लेंथ और ए तो वेरी नहीं कर रहा, तो ये सेल कांस्टेंट इस सेल का फिक्स हो गया। यानी कि अब इसी सेल को आप फिर से खाली करेंगे, खाली करने के बाद जो भी डिज़ायरेबल सोल्यूशन होगा उसको आप इसमें फिल करेंगे और फिर से इसको व्हीटस्टोन ब्रिज में कनेक्ट करेंगे, और आपको क्योंकि सेल कांस्टेंट मिल चुका है तो आपको अब ये फॉर्मूले में ये चीज़ पहले से पता है, कंडक्टिविटी उस सोल्यूशन की निकालनी होगी, रेजिस्टेंस आप व्हीटस्टोन ब्रिज से निकाल लोगे, तो सारी वैल्यूज पुट करिए, K की वैल्यू मिल जाएगी। तो बाय दिस मेथड यू कैन कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं फिर से आपको डिफाइन करूँगा। ओके, फिर इस आज की हेडिंग का हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्योंकि हमेशा जो सोल्यूशन आप भर रहे हो, सोल्यूशन में कंडक्टिविटी टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि ये कंसंट्रेशन के साथ साथ वैरी भी करता है। ओके, तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक सोल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, या किसी की 2 है, किसी के 4 है, तो उसकी कंडक्टिविटी जो है वो डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस वेरी कर जाएंगे, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी टर्म आया। मोलर कंडक्टिविटी टर्म इज़ वेरी सिंपल टर्म, इट इज़ अ काइंड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, जैसा कि नाम इसका लिखा, मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोलर सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी वही मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। इसको हम लैम्डा एम से लिखते हैं, कुछ लोग इसको कट लैम्डा एम भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको लैम्डा एम भी बोलते हैं। इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन। मीन्स उसको आप कंसनट्रेशन से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो मोलर कंडक्टिविटी इज़ डिवाइडेड बाई मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K by C, where K is the conductivity, C is the concentration term. ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। यूनिट की बात जब करेंगे तो है सबसे पहली चीज़ कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K क्या है, हमारी कंडक्टिविटी, जिसको हम साइमन पर मीटर में लिखते हैं, और जो हमारी कंसंट्रेशन है वो मोल पर लीटर होती है, या मोल पर क्यूबिक मीटर कह सकते हो, पर क्यूबिक सेंटीमीटर कह सकते हो, है ना, इसमें हम लिख सकते हैं। तो ओवरऑल जब इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा एम की जो यूनिट आएगी वो क्या हो जाएगी, साइमन तो रहेगा ही रहेगा, पर मोल हो जाएगा, और ये मीटर क्यूब है, और ये -1 को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर आप लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी, एक यूनिट ये बनेगी। और इसी को अगर आपने सेंटीमीटर में लिखा है तो साइमन पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो गई इसकी। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हो गया लैम्डा एम इज इक्वल टू K by C, और ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपने मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को निकालना है।
जब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर वाली वैल्यू को निकालना है तो यही फॉर्मूला हो जाएगा k/c मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसी का डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में, और कोई खास डिफरेंस नहीं है कि जब आपने यूनिट मीटर स्क्वायर की ली है, साइमन पर मोल तो दोनों में ही है, डिफरेंस क्या है, मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो मीटर स्क्वायर जब होगा तो k/c लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो उसे मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर देंगे, और आपको कुछ नहीं समझना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया। तो बस आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेंदी वीडियो हो गई, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। ओके, थैंक यू। और अगर आपको वीडियोस पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करिएगा फॉर नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू एंड बाय बाय।